हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। आज स्टार्ट करेंगे वर्ब्स का तीसरा चैप्टर, तीसरा लेक्चर। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं एज पर आवर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक्स अप टू द लेवल ऑफ एक्सपर्ट। तो इस वजह से लेक्चर्स ऑलरेडी 2 अपलोड हो चुके हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जहाँ से वर्ब्स स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि एक्शन वर्ब्स क्या होती है। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा रिवीजन के साथ जो मेरा फेवरेट है। मेरा नाम है प्रकाश बेलवाल। अभी तक हमारे लेक्चर पर ऑलमोस्ट 30+ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 50% पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर हो चुका है। आई होप आपने बेसिक्स वहाँ से ज़रूर पढ़ लिए होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वर्ब, जिसके बारे में आई गेस सबका एक छोटा सा मिथ है कि वर्ब्स मतलब क्रिया और क्रिया मतलब एक्शन, राइट। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा से हमारे दिमाग में रहता है। कोई भी डूइंग वर्ब्स है, बस वही वर्ब्स होती हैं, वही एक्शन वर्ब्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 29, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। थोड़ा बहुत प्रमोशन खुद का करना पड़ता है, अदरवाइज आप वीडियोस नहीं देखोगे। हाँ नहीं, वो बात नहीं, मजाक, जोक्स अपार्ट। नाउ स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन वर्ब्स दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वर्ब्स के। एक्शन ये बताता है कि कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, क्या एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस में कर रहा है, विद द सेंस ऑफ टाइम एंड टेंसेस, ठीक है, टाइम और टेंस के सेंस में बताता है। नाउ एट द सेम टाइम जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग क्या करता है, आपकी एग्जिस्टेंस बताता है, प्रेजेंस बताता है, और हिंदी में कहा जाए सीधे शब्दों में तो वो होने की स्थिति बताता है, किसी इंसान का कैसे होना, प्रेजेंट होना, किसी का एग्जिस्ट होना, मेरा डॉक्टर होना, आपका इंजीनियर होगा, आपका स्टूडेंट होना, मेरा टीचर होना, या फिर मेरा कहीं पे प्रेजेंट होना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, क्लासरूम में, घर में, कहीं पे भी। तो ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ बीइंग में आती है। ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं वर्ब्स के, ये बेसिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुका है ना। अब ये देखते हैं हमने अभी तक कवर क्या किया और आगे क्या करने वाला है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है लेक्चर नंबर 28 में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, टू बी की फॉर्म, टू डू, देन टू हैव की फॉर्म्स कितनी हैं अलग अलग टेंसेज में, और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसके बेसिस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि मेन वर्ब्स क्या होती है, राइट। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मॉडल वर्ब्स हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, जिसमें मॉडल वर्ब्स एज अ मॉडल वर्ब्स की तरह ही काम करेगा और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। नाउ अब मेन वर्ब जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन वर्ब्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सारी कैटेगरीज एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है, मेरा कवर करना भी मुश्किल है, और आपका समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाउ रेगुलर, इरेगुलर, देन कम्स योर फ्लैट वर्ब्स, और मैं बोल सकता हूँ कि 3rd कैटेगरीज में ये आते हैं। रेगुलर वर्ब्स आपकी होंगी ईडी फॉर्म्स, इरेगुलर वर्ब्स होंगी जो विदाउट ईडी फॉर्म्स होंगी। नाउ 3rd आपके आएंगी फ्लैट वर्ब, जिसकी 1st, 2nd और 3rd फॉर्म्स जो होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी। हाँ, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, और आई वुड से कि रिवीजन हर टाइम जब भी हम रिवीजन का टॉपिक उठाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के रिवीजन में हम एक्शन वर्ब्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्प कैसे करता है। नाउ पहली लाइन आप देख सकते हैं कि वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होगा, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यूज़ होगा, और वो किस सेंस में होगा वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो जब अकेले यूज़ होंगे, मीन्स जब वो सेंटेंस में अकेले यूज़ होंगे, जैसे कि जॉन इज़ इंटेलिजेंट, तो इसमें कोई दूसरी एक्शन वर्ब है या कोई दूसरी वर्ब है नहीं, इसमें एक वर्ब है, और वो वर्ब कौन सी है, टू बी की फॉर्म है, इज़। तो यहाँ पे इज़ अकेले यूज़ हुआ है। तो जब भी एक हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज़ होगी तो उसका खुद का कुछ मतलब नहीं होगा, वो एक एज अ स्टेट वर्ब यूज़ होगी, या फिर ये कह सकते हैं वो एज अ मेन वर्ब एक्ट करेगी वहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक्स कंक्रीट अच्छे से क्लियर हो गए। नाउ जॉन इज़ रनिंग, अब हेल्प कैसे करता है, जॉन इज़ रनिंग, मेन वर्ब क्या है इसमें, रन, मेन वर्ब रन है, उसकी आईएनजी फॉर्म, बीइंग फॉर्म है रनिंग, राइट। नाउ इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वो ये बता रहा है कि जॉन इज़, अब जॉन वॉज रनिंग बोलता तो वो पास्ट की बात बताता कि जॉन पास्ट में रनिंग कर रहा है, वो प्रेजेंट में बता रहा है। तो हमेशा ये हेल्प करेगा आपकी टाइम और टेंस डिसाइड करने में कि वो प्रेजेंट टेंस में है और वो कब, जो सब्जेक्ट है वो कब कौन सी चीज़ कर रहा है।
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हेल्पिंग वर्ब का कि वो कैसे हेल्प करता है। अब आगे ये देखते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या करेगा। जब भी हम कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि वो हमेशा एक मीनिंग को, एक वर्ब के मीनिंग को, मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। और वो मॉडिफाई कैसे करेगा, उसके लिए डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर सपोज कैन और कुड, इन दोनों का जो मतलब होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। कैन प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, कुड पास्ट के लिए यूज़ होता है यूजली, और उसके साथ पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है किसी भी सब्जेक्ट की। इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़, कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल बोला जाता है। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने साथ वालों से बोल सकते हो कैन की टर्म में, यू कैन डू दैट। एट द सेम टाइम जब आप कुड यूज़ करोगे तो तुम ये बोलोगे फॉर्मली, जब आप उसको यूज़ करना चाहोगे या पोलाइट वे में, तो आप ये बोलोगे कुड यू प्लीज़ पास मी दैट बोटल, कुड यू प्लीज़ पास मी दैट पेन। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, मैंने कुड यूज़ करा। एक पोलाइट वे में या फॉर्मल वे में ये बोला कि आप मुझे क्या पेन पास कर सकते हैं, बोतल पास कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। बाकी ये यूज़ हमेशा पावर के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ होंगे। इन डेप्थ में फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। एक लेक्चर में या एक स्लाइड में पूरे मॉडल वर्ब्स को समझाना मुश्किल है, समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मे और माइट, अगेन ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ बताती है। जब मे यूज़ होगा तो पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट 80%, 70% के आसपास होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं जब हम मे यूज़ करते हैं। जब हम माइट यूज़ करते हैं तो चांसेस ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा कम है किसी चीज़ के होने के। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर जो मुझे बादल दिख रहे हैं और बादल बहुत कम दिख रहे हैं पर हैं, तो मैं ये बोलूँगा इट मे रेन टुडे, राइट। तो मैंने ये बोला कि शायद आज बारिश हो सकती है। अब अगर जो मुझे बादल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम, ना के बराबर है, तो मैं ये बोलूँगा अंदाज़न होगा मेरा इट माइट रेन टुडे, राइट। तो आपको ये पता चला है कि पॉसिबिलिटीज़ दोनों दे रहे हैं पर चांसेस कम है। और जो बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं, बिल्कुल 100% चांसेस है कि बारिश होगा और लाइटनिंग भी हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, इट मस्ट रेन टुडे। या फिर यही बोलोगे आप उस समय कि अब भी बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आसार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मस्ट यूज़ होगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं मॉडल वर्ब्स के, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ शो होती है अलग अलग परसेंटेजेस के बेसिस में। नाउ परमिशन के लिए भी मे और माइट यूज़ होगा। एट द सेम टाइम जब शुड यूज़ करोगे, एक सजेशन या एडवाइस के लिए यूज़ होगा। यू शुड डू दैट, है ना, यू शुड रीड दैट बुक टू क्लियर योर एग्जाम्स। हम बोलते हैं ना कि भाई ये कर ले, इससे ये हो जाएगा। हालांकि हमारा खुद का कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है, तो हम दूसरे को एडवाइस देंगे। और इंडिया में एक चीज़ बहुत आसानी से मिलती है, फ्री की एडवाइस, राइट। नाउ एग्जाम्पल्स, आई मीन जोक्स अपार्ट, शैल और विल हमेशा फ्यूचर एक्शन को शो करेंगे। डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, ये सब चीज़ें, ये आई गेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसको समझाने में भी सच कोई इतना समझने में इतना सच कोई इशू नहीं है। वुड, आपका विल का पास्ट यूज़ होता है, ठीक है, कोई पास्ट हैबिट। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। मैंने ये बोला कि मैं स्कूल बस में जाया करता था, तो मैं इसको वुड के सेंस में कैसे बोलूँगा, वुड का यूज़ करके कैसे बोलूँगा। मैं जो वर्ब यूज़ कर रहा था, मैंने यूज्ड प्लस टू, यूज्ड टू, उसको मैं वुड से रिप्लेस कर दूंगा। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। तो सिंपल सी बात है, कोई पास्ट की चीज़ या इमीडिएट फ्यूचर की चीज़, वुड यू डू दैट फॉर मी, राइट। अब जो कोई फ्यूचर की चीज़ है, जो इमीडिएट फ्यूचर नहीं है, उसके लिए हम विल यूज़ कर सकते हैं। जो इमीडिएट फ्यूचर है उसके लिए वुड यूज़ करा जा सकता है। और पास्ट हैबिट्स के लिए, दो चीज़ों के लिए होता है। आई गेस मॉडल वर्ब्स का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फर्दर लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मॉडल वर्ब्स कंप्लीट करेंगे एंड 100% गारंटी है आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ वर्ब्स, अब देखते हैं एक्शन और स्टेट। मैं ऑलरेडी एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूँ। अब बस हल्का सा ये देखेंगे कि अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको लिंक कैसे करेगा अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है। नाउ शोज एक्शन एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। दे कैन स्टैंड अलोन, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब भी अकेला, अगर जो अकेला यूज होगा तो वो कैसा यूज होगा, एज अ मेन वर्ब, या फिर लिंकिंग वर्ब, उसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, या फिर स्टेट वर्ब। ये तीन नाम है उस चीज़ के जब वो अकेला यूज होगा, राइट। अब मैं ये बोलूँगा, कुछ एग्जांपल्स और हैं, रन, सिट, स्विम, थिंक, कैरिंग, वेटिंग, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई भी फिजिकल और मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, मूवमेंट, ये सब किस में आएगी, आपकी एक्शन में आ जाएगी ना। और ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेंगे एक सेंटेंस को। आगे एग्जांपल्स देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट है हमारे पास हर एक चीज़ के। नाउ स्टेट मीन्स एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, ऑलरेडी बता चुका है। स्टेट है तो एक्शन,
शो नहीं करेगा, नो एक्शन व्हाटसोएवर। और ही इज़ इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट है, तो क्या उसमें कोई एक्शन है? नहीं। आई एम अ बॉय, तो क्या मेरे बॉय होने में कुछ एक्शन है? नहीं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है इज़, और यहाँ पे एम, तो ये क्या बता रहा है? एज अ स्टेट वर्ब यूज़ हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे देखो, जॉन फील्स टायर्ड। अब टायर्ड क्या है? वर्ब है। फील क्या है? फील भी आपका वर्ब है। और दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों मेन वर्ब हैं। अब मेन वर्ब का मतलब है कि उनकी फॉर्म्स होती हैं। ऑलराइट नाउ, तो अब यहाँ पे मेन वर्ब 2 यूज़ हो रही है, तो अब फील्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एज अ स्टेट वर्ब यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि टायर्ड होना कोई एक्शन नहीं है, वो एक स्टेट है कि मैं थक चुका हूँ। राइट, इतना समझ में आ गया? नीचे लिखा भी है कि ये सब चीज़ें सारी वर्ब्स एज अ अपनी स्टेट वर्ब यूज़ हुई है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस दुनिया में विदाउट वर्ब के नहीं बन सकता। या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी या तो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म्स हो सकती है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप खुद से सोचो कि अभी तक आपको कितनी वर्ब्स फॉर्म के बारे में पता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 3 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। कुछ जो एडवांस लर्नर हैं जिन्होंने फोकस किया हुआ चीज़ों में, वो बोलेंगे 4 फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ सही हैं, 3 भी होती हैं, 4 है, और मैं ये कहूँगा कि 5 फॉर्म्स होती हैं। अब वो 5 फॉर्म्स कैसे होती है? अब आप जब बेसिक से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो 5 फॉर्म्स जो हैं उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, 3 फॉर्म्स अमूमन सबको पता रहती है। 4th फॉर्म आपकी आईएनजी फॉर्म हो गई, राइट। नाउ 5th फॉर्म क्या होगी? आपकी सिंगुलर। अब सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। सिंपल सी चीज़, जब आप कोई भी वर्ब को देखते हो, वो वर्ब अपने बेस फॉर्म में मतलब जिस भी आप उसको फॉर्म में देख रहे हो, जैसे फॉर सपोज गो, एक्ट, लाइक, फील, ये जितनी भी वर्ब्स आप देख रहे हो, इसके अलावा टेक और एक वर्ब, नाउ ये जितनी भी वर्ब्स आपने देखी, ये किस फॉर्म में? ये जो बेस फॉर्म होती है इनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। आई रिपीट, कोई भी वर्ब जब अपने बेस फॉर्म में होगी या फर्स्ट फॉर्म में होगी, मैं ये बोलूँगा फर्स्ट फॉर्म में होगी, तो वो किस फॉर्म में होगी? वो प्लूरल फॉर्म में होगी। प्लूरल फॉर्म का मतलब है जब भी मैं सब्जेक्ट यूज़ करूँगा इनके साथ, या तो मैं सब्जेक्ट यूज़ करूँगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, या सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, राइट, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। अब आपको सुनने में अगर जो टफ लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपने प्रोनाउंस का चैप्टर नहीं देखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक टेबल है जहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ हुई है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस पोजेसिव केसेस के साथ। एक्सक्यूज मी। नाउ मैंने ये बता दिया, अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया इस फॉर्म का, आई टेक। अब मैं इसमें सब्जेक्ट यूज़ करूँगा, तो मैं बोलूँगा आई टेक, वी टेक, दे टेक, यू टेक, और यू का प्लूरल यू का प्लूरल क्या होता है? यू ही होता है ना, तो यू ही रहता है। नाउ ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट यूज़ करें, सब्जेक्ट मतलब जितने भी प्रोनाउंस यूज़ करें, ये क्या है आपके? ये आपके प्लूरल वर्ब को लेते हैं। आ गया समझ में? और अब जो मैंने 5th फॉर्म बोली है, 5th फॉर्म क्या है आपकी? 5th फॉर्म है एस और ई एस की फॉर्म। समझ में आ गया? आई रिपीट, जो एस और ई एस की फॉर्म होती है वो होती है 5th फॉर्म। अब मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ कि एस और ई एस की फॉर्म्स कहाँ पे लग रही है। अब 2 एग्जांपल हैं मैंने लिए हैं, एस और ई एस के दोनों एग्जांपल लिए। टेक की इनिशियल फॉर्म देखो, बेस फॉर्म देखो या फर्स्ट फॉर्म देखो, क्या है? टेक की इनिशियल फॉर्म है टेक, राइट। अब मैं इसके एस और ई एस ऐड करूँगा, तो मुझे क्या ई एस ऐड करने की ज़रूरत है इसमें? नहीं, इसमें एस ऐड होगा। अभी बस ये देखो कि मैं स्पेलिंग कैसे चेंज कर रहा हूँ इसकी, राइट। फिर आगे देखेंगे, अभी पहले नाम देख लो फिर काम देखेंगे, राइट। अब गो में एस और ई एस ऐड करना है, तो क्या ऐड करेंगे हम? ई एस करेंगे। यहाँ पे एस ऐड हुआ और दूसरे वाले में क्या ऐड हुआ? ई एस ऐड हुआ। तो इस फॉर्म को बोलते हैं एस और ई एस फॉर्म। उसको बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म। अब आ गया समझ में? अब सिंगुलर फॉर्म यूज़ कहाँ हो रही है? मैंने प्लूरल बता दिया, सिंगुलर यूज़ होगी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही गोज, ही टेक्स, शी गोज, शी टेक्स। अब लेक्चर नंबर 28 इसी के ऊपर बनाया हुआ है ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्ब्स की 5 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जो भी एडवांस लर्नर है उन्हें बता दूं ताकि वो ये ना सोचे कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।
99.9 वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। बिल्कुल सही है। बी एक ऐसा वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म है इज एम, राइट, और पास्ट फॉर्म है वॉज वर, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, उसके बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे बोलते हैं बीइंग, और आपकी सिंगुलर होगी इज। इतना समझ में आ गया कि मैंने कितनी फॉर्म्स बोली हैं। बाकी इतना समझ लीजिए कि सबकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। बस मैं आपको टू बी की फॉर्म्स में एक एक्सेप्शन बता रहा था। सिंगुलर आपको इसका पता चल गया है, टू बी का सिंगुलर क्या होता है। टू हैव का सिंगुलर क्या होगा, हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज होगा, प्लूरल वर्ब है। डू हमेशा प्लूरल के साथ होगी, प्लूरल वर्ब है। इसका सिंगुलर आप देखो हैज़ होगा, डू का डज होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़े, डू और गो आप काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी देख सकते हैं उसमें कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ES फॉर्म्स में चेंज हो रही है। बेस फॉर्म सेम है और फिफ्थ फॉर्म ES है। नाउ अब आगे देखते हैं कि हमने ये सब चीज़ देख ली। अब हैव का हैड रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग। तो ये सब चीज़ें आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन मतलब इनका करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी। नाउ डू, डिड, डन, डूइंग, डज, तो ये 5 फॉर्म्स आपकी हैं। मैंने सोचा पहले हेल्पिंग वर्ब्स को आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो अच्छे से समझने में एक्शन वर्ब्स को। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, गो, वेंट, गॉन, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसी वजह से एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि गो कहाँ आया है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है आपकी, राइट। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसे, गोइंग देन गोज। टेक के साथ टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, ठीक है। ये 5 फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ एक प्रैक्टिस सेट जो मैंने अभी बोला था, शायद अब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे वर्ब्स कितनी है, यहाँ पे एक वर्ब यूज हो रही है और वो वर्ब कौन सी है, टू बी की फॉर्म है एम। तो यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह यूज हो रही है, एज अ मेन वर्ब या स्टेट वर्ब। दूसरे वाले में ये काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये काम करेगी आपकी मेन वर्ब की तरह। आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी जब बोल रहा हूँ उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ही डज हिज होमवर्क डेली, तो यहाँ पे क्या दूसरा कोई वर्ब है, आप खुद सोचो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उस चीज़ में। ही डज हिज होमवर्क डेली, तो यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो डज क्या काम कर रही है आपका यहाँ पे एज अ स्टेट वर्ब, एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम करेगी। सेकंड में देखते हैं, ये ही डज नॉट कम टू क्लासेस रेगुलरली, तो ये डज क्या है यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब, कम क्या है आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, राइट। नाउ दे हैड एन अमेजिंग टूर टू गोवा, अब यहाँ पे कौन सी वर्ब है, यहाँ पे एक ही वर्ब यूज हो रही है हैड। हैड क्या है आपकी, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, राइट। इतना याद आ गया। तो हैड आपकी क्या है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, राइट। यहाँ पे हैड एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। यहाँ पे कैसे यूज हुई है, एक आपका एक्सपीरियंस जो 3-4 चीज़ों के लिए हैव यूज होता है वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे भी कि वो कैसे यूज हो रहा है। पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए, कोई चीज़ एक्सपीरियंस के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, 3-4 चीज़ों के लिए यूज होगा अलग अलग सेंस में, राइट। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, फर्दर स्लाइड्स में बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दे हैव डन एन एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे हैव क्या है आपका, ये आपका परफेक्ट सेंस में दे रहा है ना। अब ये परफेक्ट किसका सेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंस में ये आपका क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया नाउ, और ये आपका डन किस में आ गया, आपका मेन वर्ब में। तो आपको ये कंफ्यूजन अब शायद नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे एक सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है पहले उसको देख लेते हैं फाइनली जाके। अभी तक हमने बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी हद तक। नाउ अब ये देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनमें ईडी फॉर्म्स होती है, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, राइट। इतना समझ में आ गया। नाउ अब इर्रेगुलर वर्ब्स जो होंगी, जो विदाउट ईडी फॉर्म्स होंगी। नाउ जो रेगुलर वर्ब्स हैं आपकी वो ऑलमोस्ट 96 to 97% यूज़ होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। आप चाहे न्यूज़पेपर देख लो, बुक्स देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सैम्पल टेस्ट देख लो, कहीं पे भी आपकी रेगुलर वर्ब्स के अलावा जो दूसरी वर्ब्स हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, राइट। तो और थर्ड कैटेगरीज आपकी जो है वो कौन सी होगी, एक्सक्यूज मी, थर्ड कैटेगरीज आपकी वो होगी जिसमें आपकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों सिमिलर होती है, बहुत इजी है, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए कि वो वर्ब्स है कौन सी। अदरवाइज मैंने यूजुअली लोगों को देखा है कि वो पुट में भी ईडी फॉर्म्स लगा देते हैं, पुट को रेगुलर वर्ब बना देते हैं। कैसे? ही हैज़ पुटेड, राइट, जबकि क्या आना चाहिए? ही हैज़ पुट। अब वो कैसे यूज़ होगा वो आपको समझाया जाएगा। कुछ टेंसेस, कुछ वर्ब्स मैंने लिखे हैं तीनों कैटेगरीज में। इन सीरीज़ को कवर करने से पहले मैं बता देता हूँ, इनको कंप्लीट चार्ट जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, CGL, CPO, CHSL, MTS, CDS, सबका एक चार्ट, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स और कुछ मैंने थर्ड कैटेगरीज के जो वर्ब्स लिए हैं उनके चार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ऑलराइट, नाउ दे हैव द सेम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। जो भी आपकी रेगुलर वर्ब्स होंगी वो ईडी फॉर्म्स होंगी और हमेशा इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या होगी? सेम होगी। तो ये याद करने में ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो और आसान हो जाएगा, और आसान आपके लिए हो जाएगा। नाउ थर्ड फॉर्म एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपको ये इतने अच्छे से कंक्रीट क्लियर हो जाए कि आपको, सॉरी फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म, राइट, इतना कंक्रीट क्लियर हो जाए कि आपको जो भी आपको वर्ब्स दिख रही हैं आप उसमें सिर्फ ING फॉर्म लगाओ, ऑलराइट, ताकि आपका स्पेलिंग एरर भी नहीं आए कहीं पे। और फिफ्थ फॉर्म आई गेस ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा, इतना क्लियर है। आगे बढ़ें। नाउ एक्ट, एक्ट मतलब कोई भी चीज़ को करना, राइट। एक्ट की पास्ट फॉर्म एक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल एक्टेड, सेम है दोनों। एड, एडेड, एडेड, एड मतलब जोड़ना। एडवाइज सलाह देना। अब एक वर्ड होता है ADVICE, जो ये वाला वर्ड है एडवाइज, ADVICE, ये आपका वर्ब नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, ये आपका एक नाउन है। हमेशा आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। माई फ्रेंड जॉन एडवाइज्ड मी टू गो टू स्कूल और टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम रेगुलरली। मेरे दोस्त जॉन ने मुझे एडवाइज़ किया, ADVISED, एडवाइज्ड किया कि मुझे ऑफिस टाइम पे जाना चाहिए रेगुलरली। इतना समझ में आ गया। VISED मैंने वर्ब यूज़ करा है, वर्ब की फॉर्म्स हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करी है मैंने। आ गया समझ में। नाउ जब मैं बोलूँगा कि मेरे दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं नाउन यूज़ करूँगा। ये क्या है? आपका नाउन है। कैसे? माई फ्रेंड जॉन गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इसके नाउन के साथ कभी कोई फॉर्म्स नहीं लगती। इतना कॉन्सेप्ट शायद मैंने नाउन के लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। बड़े आगे, क्लियर हो गया टॉपिक। नाउ कैरी, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को उठाना, कैरी करना। कैरी, कैरीड, कैरीड, इसकी आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में एरर हो गया, ये आएगी YING, राइट। नाउ डिज़ायर, इच्छा, आशा, डिज़ायर्ड, डिज़ायर, डिज़ायरिंग, डिज़ायर्स। हैव, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये इसी की कैटेगरी में आता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। क्लियर? बड़े आगे। नाउ सेकंड कैटेगरी इर्रेगुलर वर्ब्स, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स यूजुअली आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, आगे क्लियर? इसको कवर करने की ज़रूरत है नहीं। ING फॉर्म्स आई गेस आप देख के आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें। नाउ अराइज, अराइज मतलब क्या होगा? ये होगा उठना। उठना मतलब नींद से उठना नहीं होगा, उठना, स्टैंड अप, अपराइट पोजीशन। आ गया समझ में? अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, समझ में आ गया? इसके ऊपर और अच्छे से एग्जाम्पल सब कुछ मिल जाएंगे आपको। अभी हमें फॉर्म्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करीब आपकी 80 और 100 प्लस वर्ब्स हैं। हर एक के ऊपर अगर जो एक सेपरेट एग्जाम्पल्स लेके चीज़ों को समझाने लगेंगे तो 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ अवेक, इसका मतलब होता है उठना। एक सेइंग भी है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड या अचीव्ड। अगेन अचीव्ड ED फॉर्म आ गई, राइट, सेकंड फॉर्म यूज हुई यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? उठो, जागो और तब तक काम करते रहो जब तक आपका, तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता। आ गया समझ में? उठो, इसका मतलब है नींद से जागो। बिकम, बनना, बिकम, बिकेम, बिकम,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो 6 वर्ब्स लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है। डू, टू डू की फॉर्म्स इस वाली कैटेगरी में फॉल होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी अच्छे से लिख दिया। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, राइट। ईट, एट, ईटन, ये अगेन आपका क्या है, इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। और हैव रिप्लेस करता है ईट, एट, ईटन की वर्ब्स को। कैसे? ईट के लिए हैव यूज होगा, एट के लिए हैड यूज होगा, ईटन के लिए हैड यूज होगा और ईटिंग के लिए हैविंग यूज होगा, ईट्स के लिए हैज यूज होगा। आगे सॉरी, ईट्स हम यूजुअली रिप्लेस नहीं करते हैं से। अभी जो कंफ्यूजन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, जब मैं हैज हैड, हैव हैड और हैड वाले लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। ऑलराइट, नाउ फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, ये इजी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आपको ये याद करने की ज़रूरत है बस, और ये आपको पता है, ये भी आपको पता है। नॉर्मली इसमें एस लगता है, इसकी ईएस फॉर्म बहुत रेयर होती है, इनफैक्ट बहुत कम मिलेगी आपको, ठीक है। तो एस फॉर्म, और ये बहुत लिमिटेड है, 1% बोला है, इनफैक्ट ये 1% से भी कम है, ना के बराबर है। मुश्किल से 15 से 20 होंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लायक है। इनफैक्ट लैंग्वेज स्किल्स के लिए इतने ही है। नो, बिड आपकी क्या बोली लगाना, किसी भी चीज़ में बिड लगाना। 2 तरीके के बिड होते हैं, मैंने आगे फर्दर स्लाइड्स में लिया है, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए। बेट मतलब अगेन शर्त लगाना। कास्ट, ढालना किसी चीज़ को किसी ढंग में या फिर किसी मोल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर में ढालना किसी चीज़ को, उसको भी कास्ट बोलते हैं। वोट डालने को भी क्या बोलते हैं? कास्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। कट, 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 लेट, ये जो मैंने अभी लिखी है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो हमारा कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इसमें क्या है, मैंने लिखा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्विज़ लिखी थी, उस क्विज़ में ऑलमोस्ट अराउंड 1000 के आसपास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यू वॉन्ट बिलीव कि 50% लोग इन दोनों वर्ब्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये इतनी कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, तो इसके ऊपर सेपरेट तरीके से मैंने स्लाइड्स ली हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितनी भी मैंने स्लाइड्स टोटल ली हैं, इसके बाहर शायद ही एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, और लैंग्वेज स्किल्स के लिए भी ऑलमोस्ट इतना सफिशिएंट है। नाउ अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म इन दोनों की सेम है, याद रखना। बियर का मतलब है, इसकी हमेशा बॉर्न यूज होता है पैसिव सेंस में। दोबारा बोलता हूँ, पैसिव सेंस में। एक्टिव और पैसिव की क्लासेस नहीं ली हैं अभी तक, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट डोंट वरी, जितना सफिशिएंट होगा उससे ज़्यादा वर्ब्स के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। टू गिव बर्थ, जन्म देना। बियर जो इसका अलग डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है। बॉर्न, स्पेलिंग आप देख लेना, स्पेलिंग में डिफरेंस है, बाकी सारी फॉर्म्स सेम है दिखने में, मतलब अलग है। सहना या कैरिंग, काफ़ी हद तक ये जनित का सेंस देता है हिंदी वर्ड। आगे समझ में, जो बॉर्न है BORNE, वो आपका जनित का वर्ड देगा कि पानी से पानी जनित कीटाणु, विषाणु या फिर आपके बीमारियां। आगे समझ में। अब एग्जांपल्स देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन मार्च ऑफ 1817, ये बहुत आसान है समझना, वो 1817 मार्च में पैदा हुई थी। लॉट ऑफ गुड आइडियाज आर बॉर्न आउटसाइड द वर्क प्लेस। जो पैदा होते हैं आइडियाज़ जो हैं वो असलियत में क्या वर्क प्लेस के बाहर पैदा होते हैं, जबकि ये एक मिथ है, वर्क प्लेस के बाहर क्या कहीं पे भी ग्रेट आइडियाज़ आ सकते हैं आपके दिमाग में। ऑल यू नीड इज़ जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ बॉर्न BORNE, कैरिड और ट्रांसमिटेड, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, मैंने लिखा है नॉट एग्जैक्टली, ये नॉट रिलेटेड नहीं है, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू बर्थ। बर्थ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो बर्थ जैसा नहीं है। हम जब ये यूज़ करेंगे, एक सिंपल सा बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होगा। नाउ यू विल बेयर द कॉस्ट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बेयर द कॉस्ट, इसका मतलब है ये आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये सेंस। अब इसका पैसिव बनाऊँ मैं, द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय यू, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो है वो आप पैदा करेंगे या आपसे पैदा होने वाली है? नहीं, इसका मतलब है कि कॉस्ट आप पे करने वाले हैं, आप सहने वाले हैं या आप पे करने वाले हैं, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस खुद देख लो, द कॉस्ट विल बी बॉर्न BORNE बाय यू। नाउ इलनेस कॉज बाय वाटर बॉर्न डिजीज, ये हमेशा याद रखना, मैंने क्विज में यही 3 एग्जाम्पल्स लिए थे, तीनों एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने गलत किए। विंड बॉर्न पोलन, पोलन जो आपने देखा होगा अक्सर कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसके ऊपर एक हल्के से रेशे टाइप के
फ्लावर्स के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बीज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वहाँ से उसको लेके जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइज होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के पास गिरते हैं, वो सब आपने बचपन में देखा होगा। तो वही चीज़ है जो विंड से बनते हैं, विंड कैरी करके लेके जाती है उन्हें, राइट। समझ में आ गया आपको। नाउ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, ठीक है, तो मच्छरों के द्वारा मच्छर से जनित जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं। तो एग्जैक्टली अब आपको समझ में आ गया, एग्जैक्ट रिलेटेड नहीं है गिविंग बर्थ के, BORNE वाला वर्ब। नाउ बिड, बोली लगाना और आज्ञा देना। अब जितने भी हैं वो बहुत आसान है, पहला वाला टफ था इसलिए मैंने सबसे पहले ले लिया। मुझे पता है कि आप इतना लेक्चर देखते देखते शायद थोड़े से थक गए होंगे, है ना। पानी वानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, गला सूख गया होगा आपका। नाउ बिड, इसकी जो फॉर्म्स हैं वो तीनों सेम है, बोली लगाना। दूसरा है बिड मतलब कहना, आज्ञा देना। ग्रीट का मतलब ये होता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये सब चीज़ किस में आती है, ग्रीट में आती है। आज्ञा देना भी उसमें आ जाएगा आपका, इसी का मीनिंग होगा। बिड, बेड, बिडन, बिडिंग, तीन, ये लास्ट वाली फॉर्म सही में, फर्स्ट वाली फॉर्म सही में, स्टार्टिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जॉन डिसाइडेड टू बिड फॉर एन एंटीक टेबल। अब आपने बिडिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ में देखा होगा, ऑक्शन चलते हैं। ऑक्शन में क्या होता है, बिड लगती है। जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ की, हम बोलते हैं, बोली लगाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 और सोल्ड, ये सेंटेंस आपने सुना होगा, राइट। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे। अब सेकंड सेंटेंस, जॉन बेड गुड बाय, हिंदी में मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए कंफ्यूजन ना। जॉन बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड आफ्टर द मैच, उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा मैच के बाद। तो आपको डिफरेंस दोनों में पता चल गया होगा, बिड और बेड कहाँ पे यूज हुआ है ना। फॉल और फेल, फील, ये 3 वर्ब्स हैं जो काफ़ी हद तक सेम से लगते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन तीनों को भी साथ में लिखा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इन सब चीज़ को डिटेल्ड वे में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाले लेक्चर में लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में इनका कैसे यूज़ होगा। नाउ फॉल का मतलब है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, गिरना, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला बहुत आसान है, महसूस करना, फील, फेल्ट, फीलिंग, ये सब चीज़ ये बताने में बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत आसान है इसको समझना। फेल मतलब काटना, इसकी पास फॉर्म है फेल्ड, फेलिंग, काट डालना या काटना, ठीक है। तो मैं तीनों के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। यस्टरडे अ वुड कटर फेल्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज इंसेंटली, इसका मतलब है कि वुड कटर ने लगातार बहुत सारे पेड़ काटे। आपको समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस कैसे हैं। गिरना, माई बॉल फेल इनटू द रिवर, राइट। और लास्ट वाला, आई फील ग्रेट अबाउट हिज रिजल्ट, वो पास हो गया होगा, उसका सिलेक्शन हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो खुशी हुई होगी, तो उसका एग्जाम्पल है। कन्फ्यूजिंग अगेन, बेत और बात में डिफरेंस है ना। जो बात है आपका वो एज अ नाउन यूज होता है। मैंने अभी एडवाइज्ड और एडवाइज के ऊपर एक टॉपिक लिया था, वो सेम टॉपिक इसमें है। बात के ऊपर बेदिंग, बाथिंग बहुत कम लोग बोलते हैं और वो अच्छा भी नहीं लगता, साउंड अच्छा नहीं करता। इसका मतलब है नहाना, और बात का मतलब है स्नान, ठीक है। स्नान एक नाउन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। दोज हु टेक अ बाथ, अब ध्यान से देखना, दोज हु टेक आ बाथ, आ लग गया ना आगे, एक आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है, तो आपको ये तो पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये नाउन है। इन द गंगा रिवर आर एबल टू वॉश अवे ऑल देयर सिंस, ठीक है। ये माना जाता है कि गंगा रिवर में नहाने से आपके सारे जो पाप हैं धुल जाएंगे, पर कुछ पापी ऐसे हैं जिनके पाप धुलते धुलते गंगा में ली हो जाती है। नाउ दे बैथ इन द गंगा रिवर ऑन महाशिवरात्रि, ठीक है, और दे आर बेदिंग। ये 2 सेंटेंसेस ले लिए मैंने, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ फाइंड, ये बहुत आसान है। फाइंड, फाउंड, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला फाउंड है, मिलना, किसी भी चीज़ का, गुम हुई चीज़ का मिलना। आई फाउंड माई लॉस्ट शूज़ या लॉस्ट मनी या लॉस्ट वॉलेट समवेयर इन द यार्ड, समवेयर इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। तो मेरा खोई हुई चीज़ मेरे को मिल गई। फाउंड, इसकी सेकेंड फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ जाती है, फाउंड की ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ गई आपकी। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडिंग मेंबर्स सुना होगा आपने। नाउ व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई फाउंड ₹100, राइट। नाउ
दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर जॉन या फिर मिस्टर मैथ्यू, किसी का भी नाम ले लो यार, ठीक है। तो वो जो यूनिवर्सिटी थी वो किसके द्वारा स्थापित करी गई है, वो जॉन, जो भी किसी भी इंसान के द्वारा बनाई गई है, स्टैब्लिश की है। इसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना, स्थापना करना। और आपने फाउंडिंग मेंबर्स सुना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये क्या होता है, फाउंडिंग मेंबर्स। आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ग्राइंड। ये दो वर्ड हैं, बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली यूज होते हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, पिसना किसी भी चीज़ का, ठीक है, ग्राइंड, पिसना, ये चीज़ क्लियर होगी। कॉफ़ी, जैसे यहाँ पे लिखा है वी ग्राइंड आवर कॉफ़ी बाय हैंड्स। तमिलनाडु, केरला, इस साइड में कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग कॉफ़ीज़ मतलब घर में ग्राइंडिंग मशीन रखते हैं कॉफ़ीज़ की, ठीक है, वो घर में कुछ पीसते भी हाथ से। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको शायद। नाउ अब सेकंड चीज़ देखते हैं, ग्राइंड, जो सेकंड फॉर्म है ग्राउंड, ग्राउंड और ग्राइंडिंग, ये पिसना हो चुका है हमारा। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग, ठीक है, धरातल पर लाने के लिए या फिर धरातल बेस लेवल में, ग्राउंडेड। नाउ द बॉक्सर ग्राउंडेड हिज अपोनेंट, उसने उसको शायद इस तरीके से मारा कि वो धरातल पे गिर गया, जमीन पे गिर गया। सेकंड एग्जांपल, आई एम ग्राउंडेड बट आई विल कम बैक लेटर। इसका मतलब है कि मेरे घर वालों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है और मैं शायद आपसे नहीं मिल सकता, बट बाद में मिलूंगा। नाउ हैंग और हैंग, ये दोनों वर्ड्स की फर्स्ट फॉर्म सेम है। दोनों वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब कुछ भी हो सकता है, लटकाना और टांगना, पर सेकंड फॉर्म चेंज है दोनों की। हंग, हंग। अब ये देखो, आप कपड़ों को टांगते हो या लटकाते हो, टांगते हो, राइट। तो हैंग टिल डेथ होता है, मिस्टर कसाब वॉज हैंग्ड टिल डेथ, ये पता हो गया आपको शायद। नाउ सेकंड देखते हैं, आई हंग माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े टांग दिए। ही हैज़ हंग ऑल हिज क्लोथ्स। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो हैज़ और हैव के साथ यूज़ होती है, उन दोनों के सेंस में मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिए। आई गेस इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, टू गेट अप और प्रोग्रेस, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। राइज और रेज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इनफैक्ट वो एग्जांपल्स लिए हैं जो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन रेज होगा। इसकी सेकंड फॉर्म देखो, हमेशा इसकी ईडी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब होगी, ईडी फॉर्म। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले को देखो, ये इरेगुलर वर्ब है, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि राइजिंग का मतलब है टू गेट अप या प्रोग्रेस, और रेजिंग का मतलब है टू अपलिफ्ट। अब एक डिफरेंस और है, जब हम कोई चीज़ रेज करेंगे तो हम रेज करेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट रेज करेगा किसी चीज़ को, वो चीज़ क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। यहाँ तक आ गया समझ में। बट जब राइज की बात होगी तो राइज में आपका कोई एसच ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस, आई मीन एग्जांपल्स। क्वेश्चन रेज होगा, झंडा रेज होगा, फ्लैग रेज, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है। टॉपिक रेज होगा, फंड रेज होगा, फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम में आप देखते भी होंगे, किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीमारी होगी, फंड रेजिंग इवेंट्स, फंड रेजिंग पोस्ट, है ना, लाइक कर दो मिल जाएगा पैसा। द फाउंडिंग मेंबर्स डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर द इवेंट। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, फाउंडिंग मेंबर्स ने सोचा फंड रेजिंग एक सेरेमनी रखते हैं, एक इवेंट रखते हैं, ठीक है, इवेंट के लिए। सीता रेज्ड हर हैंड व्हेन शी हैड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन रेज होगा, समझ में आ गया इतना। She raised what? Her hand. Founding member raised what? नहीं सॉरी, raise what? Funds, right? आगे समझ रहे हैं। Question raised by someone. झंडा, flag raised by the chief guest. तो हमेशा क्या है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट आपका हमेशा रहेगा इसमें। नाउ बट जब हम राइजेस की बात करेंगे तो राइजेस में सन राइजेस, प्राइस राइज, वाटर लेवल राइज, इन्फ्लेशन राइज, महंगाई बढ़ती है, राइट। महंगाई को उठाया नहीं जाता है, बढ़ती है, जबकि रेज में उठाया जाता है। नाउ वार्म एयर राइजेज, स्टॉक्स रोज आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद अक्सर जो स्टॉक्स प्राइस होते हैं वो बढ़ते हैं और घटते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें, वार्म एयर राइजेज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बाहर शायद ही आपका कोई भी टॉपिक एग्जाम्स में नहीं लिया जाता। ये बहुत आसान है, बट स्टिल मैंने सोचा कि आपको 100 में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी, सॉ, सीन, सीन, देखना, ये बहुत आसान है, इसमें एग्जांपल लेना भी ऐसा क्या है। आई सॉ हिम गोइंग अक्रॉस द GM स्ट्रीट टुमारो मॉर्निंग, सॉरी यस्टरडे मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, या जब भी ले लो आप, है ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सॉ का मतलब है काटना, डिवाइड करना। एक हैक्सॉ आता है, आपने एक मशीन भी देखी होगी, बीच से काटना, लकड़ी को काटना। विंड,
वाउंड ये एक नाउन भी है हवा, बट जब आप इसको वर्ब की तरह लेंगे तो विंड का मतलब वाउंड वाउंड वाउंड, वाइंडिंग, मोड़ना, कॉइल्ड, राउंड घुमाना, ट्विस्ट करना, ये सब किस में आएगा? वाइंड में आएगा, राइट? विंड और वाइंड, वाइंड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया ना। वाउंड जो सेकंड फॉर्म है वो इसकी फर्स्ट हो जाएगी। फाइंड और फाउंड, फाउंड फर्स्ट फॉर्म हो गया था दूसरे वाले में, सेम केस है। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, वाउंडिंग, घायल। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ टर्न, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, मोड़ना, ट्विस्ट। वाइंड का मतलब हो जाएगा आपका क्या? ट्विस्ट, टर्न, रिपीटेडली, राउंड एंड राउंड, ठीक है। आई वाउंड द हैंडल एज फास्ट एज आई कुड, पर फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था, ठीक है। आजकल आते हैं ना डोर नॉब्स ऐसे होते हैं जिसको ऐसे राउंड घुमाना पड़ता है। नाउ मैनी इंडियन सोल्जर्स वांटेड रिटर्न फ्रॉम एंग्लो बर्मा वॉर, ये 1940s के अराउंड जो भी हुआ था, ब्रिटिशर्स और ये बर्मा, ये जो भी वॉर्स हुए थे 1940s के अराउंड 45 तक, उसके बारे में है। काफ़ी इंडियन सोल्जर्स घायल हुए थे, तो वही है इंडियन सोल्जर्स वांटेड रिटर्न, वुंडेड, वाउंडेड नहीं, वुंडेड रिटर्न, ये भी पता होना चाहिए आपको प्रोनाउंसिएशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, ये सब मूव इन द एयर। फ्लाई बर्ड्स, फ्लाई, राइट। फ्लू सेकंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म, फ्लाइंग कंटिन्यूअस, बीइंग फॉर्म। आई गेस उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि सेकंड जो मैंने यहाँ पे वर्ब लिया है उस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इनफैक्ट ये आपका सीजीएल का ही एक क्वेश्चन है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लोइंग, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो के लिए फ्लोड यूज होगा। ये लोग अक्सर पढ़ना भी भूल जाते हैं इस वर्ब को और ये कंफ्यूज करती है। इसलिए जितनी भी वर्ब्स मैंने अभी लिए हैं वो सारी आपस में बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड हैं, कंफ्यूज करती हैं। इसलिए द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अब फ्लोन, ओवरफ्लोन, फ्लोन किसकी फॉर्म है? फ्लाई की फॉर्म है। तो रिवर उड़ेगी तो है नहीं, रिवर हमेशा अपने किनारे, बैंक्स मतलब किनारों से बाहर बह सकती है पानी बढ़ने पर। सेकंड लेक्चर होगा जिसमें मैं ये सारे वर्ब्स को विद न्यू एग्जांपल्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म में लूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंस में सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। रिस्पॉन्स